ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी सेफ, मैं दे दूंगा तुम लोगों को। तो पैसेज में मैंने जो बातें तुम्हें बताई है, उसको, मेरी बात को बेटा याद रखना, ठीक है? उसी तरीके से करनी है सारी चीज। समझ गए? कोई शक? दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस 2024 में। साइंस का पहला क्लास। फिजिक्स से चालू होगी कार्यक्रम हमारी, फिर हम करेंगे केमिस्ट्री, फिर हम करेंगे बायोलॉजी, और हम आपकी पूरी साइंस को मार्च में ख़त्म करा देंगे। यही एक सब्जेक्ट था जो बचा है। और जो सारे बच्चे इसमें पूरे के पूरे श्रद्धा के साथ, फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे, कोई बच्चा गोली देने की या बंक मारने की कोशिश नहीं करेगा। अगर तुमने साइंस बंक मारी, ठीक है, तो तुमको पता लग जाएगा एग्जाम में जाके कि हाँ गलती कर दी। एक सेकेंड। सर जियोग्राफी का भी थोड़ा बाकी है ना, इंडियन जियो। यस यस यस, पका है ओके पका। ओके। पता है ओके वो, ओके। कराऊंगा वो भी, रुक जा। ओके, चलो बच्चों, तो जब साइंस स्टार्ट होती है तो बिना लॉज ऑफ मोशन के कैसे चालू करें? ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, ये पढ़ पढ़ के तो बड़े हो गए हम। सो वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर की पहली फिजिक्स की क्लास। तुम मैकेनिकल वाले आदमी से पढ़ रहे हो तो तुम्हें एग्जाम्पल भी वैसे ही मिलेंगे। चलो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये है। अब बहुत मजेदार चैप्टर है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल्स पे, बेसिक एग्जांपल्स पे सवाल बनाती है यूपीएससी। तुम सोचोगे कि सर, तुम मेरे से अगर पूछोगे ना, सर सीडीएस को पास करने का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है? व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू क्रैक सीडीएस? अगर आप ओटीए में भी जा रहे हो, आईए में, किसी भी एकेडमी आपको आप ज्वाइन करना चाहते हो, इफ यू आस्क मी कि सर मुझे प्लीज सीडीएस को पास करने का तरीका बता दो, तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि भाई साहब, एक सब्जेक्ट ऐसा है जो अकेला तुम्हारी जान जो बचाएगा ना, दैट इज दिस। इट होल्ड्स 30 मार्क्स ऑलमोस्ट। और कोई भी बच्चा इतना डम नहीं है कि 30 में से, अगर वो पढ़े ढंग से, 20 से 22 नंबर ना ला सके। इतना चीता बन जाओगे तुम जब साइंस खत्म होगी। ठीक है? साइंस, डिफेंस की मेरी वीडियोस देख लो केवल एक बार जीवन में, मेरी डिफेंस जी के और मेरे कराए गए करंट अफेयर्स। अभी तक खत्म है मामला, तुम्हारा कुछ भी नहीं आ रहा। इतने पे फोकस कर लिया तो तुम्हारा जीके पे पास हो जाएगा। जीके की कट ऑफ निकल गई भाई। और बाकी तुम 4 5 6 सवाल तो वैसे भी कर दोगे, पॉलिटी वॉलिटी भी पढ़ी है तुमने। अगर इस पे पूरी, यू हैव टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, इसमें आपको 100% डिवोट होके, पूरा डिवोशन चाहिए साइंस में पास होना है, साइंस करने के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, देर आर 3 सब्जेक्ट्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, 10 10 10। छोटी छोटी चीजें लिखते रहा करो बीच में क्लास करते वक्त, है ना? एक कॉपी बना लो क्लास की, डेट वाइज लिख लिया करो अगर मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ। वैसे तो क्लास तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग सबकी रहती है, बट इनफैक्ट यू शुड हैड समथिंग सॉलिड सॉलिड इन योर हैंड, कि हाँ अपने हिसाब से, मतलब यार, समझ रहे हो ना मैं क्यों कह रहा हूँ? अपनी स्ट्रेटेजी तुम खुद भी बनाओगे। मेरे साथ तो मैं इंडिविजुअल स्टडी प्लान जब बैठूंगा सबके साथ तो दूंगा ही, पर यू नो योर सेल्फ बेटर कि हाँ मेरे को कहाँ पे इजी पड़ता है, कहाँ पे टफ पड़ता है। तो मैं ए सब्जेक्ट के सपोर्ट में से, नॉट बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, जस्ट बिकॉज ये इजीली कोई भी बच्चा कर सकता है। हमने 10th तक सबने साइंस पढ़ी है ना, सबने 10th तक साइंस। और भाई साहब 10th की ही साइंस आ रही है, 11th 12th का कुछ नहीं आता, 10th की साइंस है। चलो स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले का नाम लेके। इनर्सिया, पहली चीज जो आपको जानने की जरूरत है बच्चों, दैट इज इनर्सिया। द प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं इनर्सिया। किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अपनी स्टेट को चेंज ना करे।
रेस्ट में तो रेस्ट में रहा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में। सॉरी, उसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली इज अ मेजर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। जितना ज्यादा मास होगा किसी बॉडी का, उतना ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा। और अपोजिट भी इसका सही है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीन तरीके का इनर्शिया होता है। अब यहीं से सीडीएस के क्वेश्चन बनना चालू हो गए, देखो ये पेपर में तीनों आई है चीजें, तीनों चीजें पेपर में आ रखी हैं। 3 लाइन 3 क्वेश्चन, पीवाईक्यू में नहीं मिल, पीवाईक्यू में देखना मिलेगा। इसलिए बोलता हूँ ना, क्लास के बाद उठाया करो पीवाईक्यू और मैच किया करो। अरे सर हवा में तो नहीं बात कर रहे, सर की बात को वेरीफाई। रविकांत तेरे को क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं मिलते, बता नोट्स में से जब तू जाता है चेक करने तो। मिलते हैं सब। अभी तो सर पॉलिटी पे ज्यादा फोकस है, साइंस का भी देखे नहीं थे मैंने। आज से साइंस, पॉलिटी पे ज्यादा। आज से साइंस का करना चालू करो, तुम पीवाईक्यूज उठाओ, मैं तुमको जी बता रहा सर। हूँ आज की क्लास में से इतने क्वेश्चन मिलेंगे तो दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हम बस में घूमते हैं, हम ट्रेन में जाते हैं, ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा गाड़ी वगैरह में सब लोग बैठे हैं, बस में हम बैठे हैं, बस एकदम से चलने लग गई, तो क्या होगा, हम ऐसे बैठे हैं बस में मस्त गाने वाने सुन रहे, बस चली एकदम से, ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया, हम पीछे नहीं हो जाते? क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लासिक एग्जांपल, गाड़ी में आप बैठे हो ड्राइविंग सीट पे, एक्सीलेटर आपने दबाया, बॉडी, गाड़ी खड़ी है, स्टिल खड़ी है गाड़ी, ब्रेक लगी हुई है, एक्सीलरेट किया आपने गाड़ी को। या स्कूटी भी चलाते हो, अगर तुम स्कूटी भी चलाते हो, तुमको पता है ना कि तुम्हारी बॉडी थोड़ी बात पीछे की तरफ लीन नहीं होती, तुम एकदम एक्सीलरेट करोगे, बॉडी पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी, बॉडी तो खड़ी थी। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? उल्टी हो गई कहानी, भाई तुम्हारी बॉडी चल रही थी, मूव कर रही थी बॉडी तुम्हारी, ब्रेक लग गया, तो बॉडी तो मूव ही कर रही थी ना, बॉडी को क्या पता बॉडी आगे आ जाएगी, बॉडी मूविंग, अपनी बॉडी विल सस्टेन द मोशन। सडनली ब्रेक लगेगा तो आप आगे गिरोगे, वो क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force is applied on it। क्या है ये, व्हाट डज इट से, कौन सा लॉ है? फर्स्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का, यही तो है। और उसके पहले की कहानी है इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हम छाता लगाते हैं, छतरी लगाते हैं, अब एग्जाम्पल देके नहीं दिखा सकता, छतरी बगल वाले कमरे में है, ठीक है, छाता खोला, ऐसे लगाया सर पे, बचा रहे हो ना सर ड्रॉप्स से खुद को, बिकॉज रेन ड्रॉप्स कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, छाता लगा के हमने क्या किया रेन ड्रॉप्स का, छाता ऐसा होता है, चलो यहाँ ड्रॉ कर दिया छाता, एक ऐसा होता है छाता, ये मान लो रविकांत खड़ा है हमारा, ऐसे छाते की डंडी पकड़ के, या पानी की बूंदें गिर रही हैं, तो रविकांत ने क्या किया, पानी की बूंदों की डायरेक्शन ही चेंज कर दी, हटो बेटे ऐसे निकलो तुम, तेरे ऊपर तो नहीं आएगी ना भाई, है ना। रेन ड्रॉप्स कैन नॉट चेंज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डाउन साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है, तो हम उसकी डायरेक्शन तो चेंज कर नहीं सकते, हमने छाता लगा के उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करी, तो वो हमारे से दूर गिरेगा, ठीक है ना, जहाँ पे वो उसकी बाउंड्री, छाते की जो छाते की डंडियां होती है उससे पानी टपकता है ना, टप 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 टप, पर उतने हिस्से में सूखा रहता है, तो दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आता है फोर्स, हिंदी में बोला जाता है जिसको बल। फोर्स इज अ पुश और पुल, क्लासिक एग्जांपल याद करो बचपन के दिन जब टीचर रटवाता था हमको, और हम तब समझते थे यार क्या है यार, ये क्या रटना पड़ रहा है। फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और टाइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, साइज और शेप ऑफ अ बॉडी। बेसिक डेफिनेशन वही रहेगी, हमेशा चेंज होगी नहीं। फोर्स इज अ पुश, धक्का या खींचना, पुश धक्का दिया, पुल खींचा। कोई बॉडी रेस्ट में है तो खींच के रोक दोगे, और कोई बॉडी मूव करिए धक्का दोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, है ना। या खींचोगे किसी को अगर कोई वैसी चीज, तो साइज भी बढ़ जाता है, शेप भी चेंज हो जाती है ना, फोर्स की वजह से हो रही है। ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। किसके सर पे सेब गिरा था? न्यूटन। उसके दिमाग की बत्ती जल गई थी, ये गिरा कैसे नीचे, तो फिर क्या खोज हुई उसके बाद, न्यूटन के सर पे शेर शेर, ग्रेविटेशन।
ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन की खोज हुई थी रविकांत? आर यू श्योर भाई? ना सर, ना सर। एक ना अंबर अवार्ड होता है, पता है कौन सा? गोल्डन केला। गोल्डन केला अवार्ड बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वही है तुम्हारा हाल। अबे ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता है वो। लॉज ऑफ मोशन कहाँ से आ गया? ग्रेविटी की वजह से गिरता है ना दादी। हाँ, ग्रेविटी की वजह से। तेरा अवार्ड भिजवाता हूँ तेरे पास थोड़ा सा अबे। लो एंड मोशन तो फर्स्ट वाला लो है। लो एंड मोशन। तो उसके सर पे सेब गिरा तो उसको पता लगा, उसके दिमाग में ये हुआ क्या न्यूटन के में कि यार ये नीचे क्यों गिरा। गिरता तो सबके सर पे ही था यार, किसी ने सोचा नहीं था बस। बहुत सारी डिस्कवरी आजकल जो हो रही है ना रिसेंटली, आसपास में कोई भी चीज देखोगे ना तुम, तो वो एवरीथिंग यार, देखो सिंपल सी बात है। वी आर टॉकिंग इन अ साइंस क्लास एंड आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई एम डाई हार्ड इंजीनियर भाई। तो यार सिंपल सी बात है, एवरीथिंग ओरिजिनेट फ्रॉम दिस यार। आइडिया है हर चीज। आइडिया आता है किसी के दिमाग में, थॉट आता है, वो बोलता है बंदा कि जहाज बनाते हैं चलो। राइट ब्रदर्स जब जहाज बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनको पागल करार दे दिया था। पता है क्यों? पूछो क्यों? वो एक ऐसी मशीन बना रहे थे जो हवा से भारी होगी और उड़ेगी। आज 100 साल, 125 साल के बाद, उन्हीं के पूर्वज, उन्हीं की आगे वाली पीढ़ियां यानी कि हम लोग, उन्हीं के द्वारा बेसिक प्रिंसिपल पे जो उन्होंने जहाज बनाया, उन्हीं जहाजों में बैठते हैं और उड़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और एक टाइम पे उनको पागल करार दे दिया गया था। तो साइंस में जो साइंटिस्ट होते हैं ना, दे आर द क्रेजी लॉट ऑफ पीपल। साइंटिस्ट, दे मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल बाय यूजिंग ऑल दीज थिंग्स दैट वी आर रीडिंग। एयरप्लेन ऑलवेज टेक्स ऑफ अगेंस्ट द लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉ के अगेंस्ट उड़ता है जहाज, तुम्हें पता है? पर उसके लिए आपके फिजिक्स के लॉज का पता होना चाहिए। थ्रस्ट, ड्रैग, वेट, ये सब आपको यही तो है। कॉन्सेप्ट क्या है? इंजन से थ्रस्ट मिलता है, ड्रैग एयर रेजिस्टेंस होता है, वेट नीचे लगता है, लिफ्ट विंग से मिलती है। फिजिक्स के बिना नहीं होता कुछ भी पॉसिबल। तो इसलिए फिजिक्स को पढ़ना चाहिए। ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml/t-2। फोर्स दो तरीके के होते हैं बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या कॉन्टैक्ट फोर्सेस इक्वली आप समझ रहे हो? कॉन्टैक्ट हो रहा है बॉडी के बीच में, क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन क्या होता है बताओ? घर्षण बोलते हैं हिंदी में फ्रिक्शन को। कोई बच्चा बताना चाहेगा व्हाट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स? बताओ सर जो रविका। सर जब मोशन का किसी अपोज डायरेक्शन में करता मोशन है। होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। यस, फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर मान लो आगे जा रही है चीज, कोई चीज आगे मूव कर रही है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन यानी पीछे की तरफ लगेगा। समझ रहे हो? फ्रिक्शन फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फोर्स? ये भी सवाल पूछा गया भाई साहब पेपर में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जनता का ये भी साफ हो चुका होता है डेटा पुराना। तो ग्रेजुएशन में आ गए ना, बड़े लोग हो गए हम पुराना भूल जाते पीछे का। यूपीएससी पूछ लेती है पर। हालांकि अब इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, उसको पूछने के तरीके मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा कि किस तरीके से यूपीएससी पूछेगी, उनको याद करना। टेंशनल फोर्स, कोई चीज टेंशन में आ गई, जैसे मान लो ये मेरा पेन टैब है, जैसे ये पेन टैब है, इस इसका पेन है, इससे मैं लिखता हूँ जो तुम्हारी इस पीपीटी पे। अब इस भाई को मैं ऐसे खींचूं, ये भाई हमारा टेंशन में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना, टेंशन फोर्स लग गया इस पे, है ना? टेंशनल। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग वाला जो खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स जो होता है, ये सारे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, बॉडी टू बॉडी, सरफेस टू सरफेस, सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कभी तुम लोगों ने वो वाला एग्जाम्पल किया है? सबने करा होगा बचपन में, याद है तुम्हें? हम कंगा सर से रगड़ते हैं, करा होगा यार। कंगा सर से रगड़ लो, क्या होता है वो? स्केल रगड़ते हैं सर। क्या रगड़ते हैं? पेन। स्केल स्केल स्केल। हाँ यार भाई, एक ही बात है। कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, करके तो मैं अभी भी दिखा सकता हूँ, फिर वो ज्यादा फिर ओवर हो जाएगा, बचकाना हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। तुम समझ जाओ बस, ऐसे मैं मान लो सर मेरा कर रहा हूँ इसको,
ठीक है, ऐसे मैंने सर में रगड़ा, थोड़े से कागज के टुकड़े डाले, कागज चिपक जाएगा इस पे, समझ रहे हो? तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो गया, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, चुंबक वाला मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे क्या है, एक्सलरेटेड डिस्टेंस फोर्स हैं, बट दिस इज ऑल्सो फोर्स। मैग्नेट के बारे में, और मैग्नेट मैग्नेट ग्रेविटी, इन पे सेपरेट चैप्टर है अपना फिजिक्स की क्लास में। एक दिन ग्रेविटी के बारे में बात होगी, जी की वैल्यू कैसे होती है, क्या होती है, क्या एप्लीकेशंस है। मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो मैग्नेट्स की पूरी कहानी और कुंडली बताऊंगा, दैट इज अ सेपरेट चैप्टर एंड क्वेश्चन आते हैं उसमें से। ठीक है, अब आता है इम्पल्सिव फोर्स। ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, अब क्वांटिटीज के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे जैसे मैंने पुरानी वाली पीपीटी ही सेव करके डाल दी थी उसमें, तो ये देखो कि यार दो तरीके की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी मात्रा। वेक्टर क्वांटिटी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, याद रखना ये चीज। इम्पल्सिव फोर्स किसी बॉडी पे लगा छोटे समय के लिए, पर उसने लार्ज चेंज कर दिया मोमेंटम में, वो इम्पल्सिव फोर्स हो गया। फिर होता है एक लीनियर मोमेंटम बॉडी का, किसी बॉडी के अंदर मौजूद मोशन, टोटल अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी जो होता है उसका सिंबल होता है पी। ठीक है, और पी इक्वल टू एम यू, जिसको पी से पी इक्वल टू एम यू हो गया। ऐसा यूनिट जो होती है लीनियर मोमेंट की होती है केजी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-1, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो गया, मात्रा भी हो गई, और डायरेक्शन भी हो गई। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होती है लीनियर मोमेंटम की। तो इसलिए लीनियर मोमेंटम का जितनी भी ऐसा यूनिट्स हैं फिजिक्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे क्लासेस में, सब याद रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे। ऐसा यूनिट्स डायमेंशनल फॉर्मूला वंस इन ब्लू मून, बट ऐसा यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। वर्क की क्या है, एनर्जी की क्या है, पावर की क्या है। इम्पल्स, द प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्स फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट एक्ट्स। एक इम्पल्स आई, प्रोडक्ट क्या है, इम्पल्स क्या है, इम्पल्स फोर्स का प्रोडक्ट है, किसके साथ, टाइम के साथ। फोर्स इनटू टाइम है, और दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है इम्पल्स की, न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला mlt-1, और इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और इसका भी डायरेक्शन जो होता है वो फोर्स की डायरेक्शन में होता है इम्पल्स का। तो इतना था, तो बिल्कुल कोर बेसिक था ये था आपका कोर बेसिक्स। अब आते हैं हम मेन थीम पे। चैप्टर चैप्टर क्या है, लॉज ऑफ मोशन। और किसके मोशन के लॉ, न्यूटन साहब के, न्यूटन भाई साहब। तो न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इस लॉ को क्या कहते हैं, दिस लॉ इज बीइंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ, Law of inertia. यस, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया है ये आपका। एग्जाम्पल क्या है, तुम लोगों ने देखा होगा, कंबल नहीं होता, कंबल या रजाई जो होती है, आप उसको डंडी से जब पीटते हो तो उसमें से डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं ना बाहर, निकलते हैं। ये लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल है। अगर कोई मूविंग व्हीकल है एकदम से रुक जाता है तो क्या होता है, बॉडी मूव करेगी ना आपकी, लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के और भी एग्जांपल्स के मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि किस तरीके के पूछेगी यूपीएससी। तो ये समझ गया ना, बेसिक आइडिया मिल गया कि किस तरीके से होता है लॉज ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सिंगल से आता है, एफ इक्वल टू एम ए वाला कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकली। एफ ये होता है dp अपॉन dt, f इक्वल टू k d अपॉन dt mb, वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स वैल्यू इज 1 इन SI एंड सीजीएस। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सीजीएस को बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड,
MKS होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। पर ऐसा यूनिट याद रखना सबकी। तो इस तरीके से जब यहाँ पे डिराइव करोगे तो F इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, मेन कोर फॉर्मूला F इक्वल टू एम में आता है। जैसे मान लो अब क्या है, इसके कुछ एग्जांपल्स क्या है कि मान लो किसी भी भारी चीज को कभी कभी खींचना आसान है या धक्का देना आसान है। सर धक्का देना आसान है। धक्का देना आसान है क्यों? तो उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा नहीं। ठीक है, क्या है, किस चीज का एग्जांपल है? इट इज इजियर फॉर अ स्ट्रॉन्ग अडल्ट टू पुश अ फुल शॉपिंग कार्ट देन अ बॉडी देन अ बेबी टू पुश द सेम, क्योंकि उसकी ताकत ज्यादा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? सेकंड एग्जांपल क्या है, इट इज इजियर फॉर अ पर्सन टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल वन। मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, ये सारा सारा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको याद हो ही जाता है आसानी से, ये तो तकलीफ देता नहीं है किसी को भाई। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड बोथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। किसी को चांटा मारोगे तो वो चांटा मारेगा कि नहीं मारेगा? 2024 में तो भाई मारेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे एग्जांपल्स डाल दिए मैंने यहाँ पे। मैथमेटिकली जैसे मान लो अगर एक फोर्स F1 ऐसे लग रहा है, ये वाला यहाँ पे जो हमने बनाया है, F12 एंड F21 इक्वली अपोजिट, तो F12 इक्वल टू माइनस, एग्जाम्पल क्या है, स्विमिंग बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आप हाथ पैर पीछे की तरफ ऐसे पानी हटाओगे ना, तब आप आगे मूव करोगे स्विमिंग में। जब आदमी नाव के किनारे से कूदता है तो नाव पीछे जाती है। रिकॉइल ऑफ गन, गन का रिकॉइल किसका एग्जाम्पल है? एनसीसी वालों ने तो करी है फायरिंग, रिकॉइल मारती है बंदूक। कौन सी करी है? इंसास मिलती है, अब कौन सी मिलती है? सर 0.22 का दीजिएगा ठीक है। SLRTSC में। हम्म। तो तुम लोगों ने फील किया होगा रिकॉइल ऑफ गन, फील तो मैंने भी बहुत बार किया है, ठीक है। तो रिकॉइल ऑफ गन भाई अलग ही नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है, बंदूक चला के मजा आता है, ठीक है। तो पुलिंग ऑफ अ कार्ट बाय अ हॉर्स, है ना। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको रियल लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इट। समझ रहे हो? मॉडर्न वर्जन ऑफ दीज लॉस, जैसे मान लो ए बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स जो होता है हमेशा पेयर में चलता है। अगर एक बॉडी ए एक फोर्स लगाती है बॉडी बी पे, एन इक्वल बट अपोजिट फोर्स इज ऑल्सो एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए, वो उस पे लगाएगी तो वो भी उस पे लगाएगी। समझ रहे हो? ये कहानी होती है। देन कम आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बच्चों। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन कंजर्व्ड। ये लाइन याद रखना। लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये भी एक चीज है। जैसे मान लो एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर मान लो इफ इट इज अ फील्ड फोर्स, द फोर्स with which a body is pulled toward the center of earth due to gravity, it has a magnitude mg, where m is the mass of the body और g is acceleration due to gravity, small g की वैल्यू बात कर रहा हूँ। w इक्वल टू क्या होता है, वेट इक्वल टू m इंटू जी। तो एपरेंट वेट है ना, लिफ्ट जो होता है ना, लिफ्ट में किसका क्या क्या है, जो लिफ्ट में जी की वैल्यू ऐड होती है कि नहीं होती, बताओ। जब कोई लिफ्ट रेस्ट में है और मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड देन r इक्वल टू एम जी होगा, ठीक है। वेइंग मशीन जो होगी वो एक्चुअल वेट रीड करेगी। व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड द एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा? एम जी प्लस ए बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और इस कंडीशन में क्या होगा, तो एपरेंट वेट जो होगा बढ़ेगा, तो विच विल बी मोर देन द एक्चुअल वेट। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि पेपर में पूछ लिया जाता है कि ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या होगा। जब कोई लिफ्ट नीचे आ रही है तो एपरेंट वेट R2 क्या हो जाएगा, एम जी माइनस ए, फॉर्मूला लग जाएगा वहां पे। यहाँ पे वेइंग मशीन के बारे में अगर हम बात करें तो लेस देन एक्चुअल वेट हो जाएगा अपरेंट वेट आपका, ठीक है। इस तरीके से कहानी, जब लिफ्ट फ्री फॉल में होती है, कोई लिफ्ट गिर रही है भाई, तार टूट गया उसका, लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, तो अपरेंट वेट बॉडी का क्या हो जाएगा,
mg माइनस जी, 0 क्वेश्चन आता है इस पे। इन द फ्री फॉल ऑफ लिफ्ट द एपरेंट वेट ऑफ बॉडी बिकम 0। लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है विद जो कि एक्सीलेटर है जी की वैल्यू से ज्यादा है, तो बॉडी विल लिफ्ट फ्रॉम द फ्लोर, सर बच जाएगा तुम्हारा उसकी सीलिंग पे लिफ्ट की, उठ जाओगे तुम हवा में। बहुत ज्यादा स्पीड से जब लिफ्ट जाती है तो तुम उड़ोगे ना, सीधी सी बात है, तुम्हारी बॉडी फ्लोट कर जाएगी, बजेगा सर ऊपर। सो वही होता है जब लिफ्ट फेल हो जाती है, इसलिए लोग लिफ्ट में ट्रैप हो जाते हैं ना। मैंने किया है लिफ्ट इंट्रैपमेंट में, बंदों को बचाया है। आई वर्कड ऑन दिस एस्पेक्ट। हम लोग जब इंजीनियरिंग करके, मैं अहमदाबाद में था अपने भैया के पास, तो ही वॉज द चीफ इंजीनियर ऑफ अ हॉस्पिटल। तो वहाँ पे लिफ्ट खराब हो जाती थी कभी कभी, तो इंट्रैपमेंट में क्या होता है, मैनुअल पुलीज होती हैं लिफ्ट का, जो जब पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है ना, तो मैकेनिकल सिस्टम्स कम्स इनटू प्ले। रोप होती है ना, रोप, उसको पुली के माध्यम से खींचा जाता है धीरे धीरे, एक बंदा ऊपर होता है, वो धीरे धीरे खोलता है, दरवाजा खोला जाता है, फिर इतना सा, मतलब फिर उसको लॉक कर देते हैं वहां पे, तो लिफ्ट ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, वहां लॉक हो गई, पर उसमें से बंदा खींचा जाता है, फिर उसकी सर्विस होती है। तो मतलब दैट इज वाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर चीफ इंजीनियर्स मिलते हैं आपको। मॉल्स में, बड़े बड़े मॉल और जो बिल्डिंग्स होती है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मॉल्स और ये सब जो होते हैं, क्योंकि वहां पे तुम्हें दिखता है इतना बड़ा, भाई वहां पे केवल दुकानें ही नहीं होती, वहां पे पूरा एचवीएसी होता है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग का पूरा एक इंजीनियरिंग का सेटअप होता है। दैट इज बीइंग कॉल्ड एज बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बीएमएस बोलते हैं उसको। और बीएमएस पूरा लेआउट होता है जो एक चीफ इंजीनियर के सिस्टम पे दिखता है कि भाई यहाँ पे फॉल्ट है, यहाँ पे फॉल्ट है, भागो। फिर वो बंदे असाइन करता है, जा बेटा देख क्या, अगर वो फॉल्ट फिक्स कर दिया उसने तो वो कर देगा, नहीं तो फिर वो मेन बंदा जाएगा। एक बार फंस गई थी एक आंटी लिफ्ट में हमारे अहमदाबाद में, फिर निकाला गया था उसको। भाई बंदा पैनिक कर जाता है, जान भी चली जाती है ना लोगों की। मान लो तुम्हारी बॉडी लिफ्ट में फंस गई, खींच रहे हैं, लिफ्ट ऊपर से चल दी, बॉडी तो बिल्कुल दो हिस्सों में बट जाएगी। ऐसी नौबत नहीं आने दे, दैट इज वाई इंजीनियर्स आर देयर। ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स स्टफ यार। ठीक है, तो ये सब फिजिक्स के लॉज एंड प्रिंसिपल्स के साथ आप खेल रहे हो, तो दिमाग से काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। तो ये जो लिफ्ट वाले जो मैंने 4-5 एग्जांपल्स बताए हैं, याद रखना। ठीक है, अब आता है रॉकेट। रॉकेट कौन से पे काम करता है? Rocket is an example of variable mass flowing following law of conservation of momentum। थर्ड लॉ पे तो काम कर ही रहा है, पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम कर रहा है। ठीक है, नीचे से गैस निकलेगी, रॉकेट जाएगा ऊपर। और अभी तो तुमने देखा होगा कि ये जो एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट हुए हैं जीएसएलवी मार्क 3 से जाएंगे, है ना, अपना जो चंद्रयान वाला जो मिशन है, लूनर वाला जो रहेगा इनका स्पेस मिशन, गगनयान। अब आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी देर पहले बेटा हमने बात करी। फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, इसकी ये बेसिक डेफिनेशन होती है। जो रिलेटिव मोशन है उसके अपोजिट अपोजिट लगता है फ्रिक्शन हमेशा। इट एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक गाड़ी बना दी, ये मान लो कार है हमारी BMW जो मैंने आज चलाई थी। ठीक है, तो ये हो गए इसके पहिए, ये हो गई सड़क, गाड़ी हमारी जा रही है ऐसे, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? अपोजिट। ठीक है, तो ये है सिस्टम। अब स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सारी क्या 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 है ये बताता हूँ। तो ये पैरेलल लगता है कॉन्टेक्ट सरफेस के। फ्रिक्शनल फोर्सेस क्यों प्रोड्यूस होते हैं? ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। रबड़ जो होती है टायर की, वो और सड़क का जो, क्या बोलते हैं उसको, सरफेस है, उसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन, it is an opposite force which comes into play when one body tend to move other surface of other body। ठीक है, but actual motion is not taking place, ये स्टैटिक हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है which increases as the applied forces increase। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की जब बॉडी मोशन स्टार्ट करने की अवस्था में आ रही है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग द मोशन। अभी मोशन स्टार्ट नहीं करा, ऊपर वाले में क्या था, स्टैटिक, वो रुकी हुई है वहां पे, पर लग रहा है वो। लिमिटिंग कब है? जब वो बॉडी स्टार्ट करेगी, मैं मूवमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन FS म्यू एस आर होता है इसका फॉर्मूला।
where mu s is coefficient of limiting friction and then r is normal reaction. Limiting friction do not depend upon the area of contact surface but depend upon the nature. नेचर यानी कि सरफेस इज रफ और सरफेस इज स्मूथ. स्लिपरी है सरफेस, स्मूथ है, या उसमें पैचेस है ना, अनइवन सरफेस. फिर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक यानी मूवमेंट हो गया भाई, है ना. अगर बॉडी स्लाइड करने लगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स रैपिडली डिक्रीजेस टू अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एफ के. काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन होता है एफ के इक्वल टू म्यू के एन, वेयर म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ टू टाइप्स. यहाँ पे दो चीज आ गई, स्लाइडिंग एंड रोलिंग. एक सरफेस स्लाइड कर रही है दूसरी सरफेस पे और एक सरफेस रोल कर रही है दूसरी सरफेस पे. रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ये याद रखना, दिमाग में सेट कर लेना. किसी चीज को रोल करना आसान है या स्लाइड करना आसान है, बताओ. बच्चों, रोल रोल करना सर। पहिए कैसे होते हैं? गोल होते हैं ना. पहिए रोल ही तो कर रहे हैं उसकी बियरिंग पे, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ रही है. ठीक है, तो रोल करना आसान है, इसलिए कम फ्रिक्शन लगने की वजह से गाड़ी मूव कर. देयरफॉर इट इज इजियर टू रोल अ बॉडी देन टू स्लाइड. तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है एफ के इक्वल टू म्यू के, वेयर म्यू के इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर ए नॉर्मल रिएक्शन. एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ये क्या होता है? एक मिनिमम एंगल होता है इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन से विद हॉरिजॉन्टल, सो दैट द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन. If angle of repose is a and coefficient of limiting friction is mu, then mu s equal to tan a. ये फॉर्मूलेज हैं बेसिकली, याद करना चाहो तो याद करो, पर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होगा स्लाइडिंग से. ठीक है, रोल करना आसान है, स्लाइड करना टफ है. ये तो बेसिक जनरल लाइफ के एग्जांपल्स है भाई. ठीक है, तो ये हमारे कुछ जो चीजें थी ये थी. ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू वन टास्क. दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स. जो भी आज हमने 4-5 पन्ने पढ़े, जो भी हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़े, पीवाईक्यूज देखने. मैं हर बार वही चीज बोलता हूँ, पीवाईक्यूज देखो, स्पॉट करो एमसीक्यूज इसके, एंड ये मेरी तरफ से आई विल गिव यू 30 एमसीक्यूज. यूपीएससी के पेपरों में पूछे गए, यूपीएससी के द्वारा अभी तक पूछे गए किस किस तरीके के एमसीक्यूज आपको एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, आपको इस पर्टिकुलर 4 पेज के नोट्स में से, वो मैं आपको रात में भेज दूंगा तुम लोगों को. ठीक है, तो वो तुम लोग उनको भी देख लेना एक बार. अपार्ट फ्रॉम दैट डू दिस रिसर्च. उठाओ पीवाईक्यूज. आदत डलवा दूंगा मैं तुमको भाई, सीधी सी बात है. जब तक तुम खुद का नहीं करोगे एफर्ट, दिमाग एक्टिवेट नहीं होगा. पेपर में बहुत बार चीजें जब दाएं बाएं होती है ना, तो वहां पे ये मेहनत काम आएगी कि हाँ सर ने एफर्ट मारने को बोला था, हमने कोशिश करी थी, तो हमें आज पता है. ठीक है, मैं तो एक पेज पे 50 एमसीक्यू दे दूं तुम्हें बना के. तुम्हारी दिमाग की क्षमता होनी चाहिए उसको दिमाग में रखने लायक, रिटेन कर सकते हो कि नहीं कर सकते. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द डे इन ओटीए वाला क्लास. मैथ वाले बच्चे 5 मिनट का ब्रेक लेंगे. 9:30 पे दीज गाइस विल रीजॉइन मी अगेन. ठीक है, लड़के सारे. किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछो. रोचा, सर सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक बार वापस समझा दूंगा प्लीज। सेकंड लॉ ऑफ मोशन वापस समझा दूं? एक सेकंड रुक जा. चलो वापस करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ क्या होता है? जैसे मान ले, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो ये कहता है कि डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ रही है, डीपी अपॉन डी टी. एफ इक्वल टू हो गया के. यहाँ पे के जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा आपको. और इसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी एस आई इन एस आई एंड सी जी एस में. किसी और को और कोई डिफाइन करना चाहेगा इसको? फिर मैं एक और इजी तरीका बताऊंगा. बताओ, एफ इक्वल टू एम को कौन बच्चा है जो इजी लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहेगा? हाँ रविकांत बोल भाई. चला देखते हैं तेरा दिमाग. सर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ, ऐसा भी बोल सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल टू ए.
हाँ, और बताओ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कभी भी याद रखोगे ना, तो F=ma से ही याद रखना। इसका एक और लेमन लैंग्वेज में अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, तो इसका होता है कि एक्सेलरेशन जो होता है ना ऑब्जेक्ट का, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेट फोर्स एंड इनवर्सली रिलेटेड टू द मास। समझ रहे हो क्या हो गया? जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अच्छा, सर एक इस एग्जांपल दे सकते हैं इसका? स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन बताता हूँ तुमको, चलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज वेलोसिटी, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? Accelerate. यस। एक्सेलरेशन। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन टाइम। ये तो याद हो जाएगा, तो बेसिक चीजें हैं, ये याद रखो। ठीक है, अब क्या है, एक्सेलरेशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे? जो उस पर फोर्स लगा, और इनवर्सली रिलेटेड होता है मास से। इनवर्सली रिलेटेड का मतलब क्या हो गया दादी? कम या ज्यादा? एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होगी? अगर फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, समझ गई बेटा? ये है इसका कहने का मतलब, तात्पर्य ये था। और अगर फोर्स घट रहा है तो एक्सेलरेशन भी घटेगा। तो एक्सेलरेशन जो होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। किस पे? फोर्स पे, और ये फोर्स हो गया, और ये आपका मास हो गया। बात समझ में आई? अब क्लियर हुआ चंचल? यस सर। एक एग्जांपल दे सकते हैं इसमें? यही तो एग्जाम्पल है, और नहीं क्या नहीं, मैं दे रहा हूँ। हाँ, बोल बोल। जैसे कार में हम 10% एक्सीलेटर अगर दबा के रखें, तो वो हम्म। अपने आप लीनियर मोमेंटम में बढ़ेगी। फर्स्ट से सेकंड गियर लगेगा, सेकंड से थर्ड लगेगा। 10 की स्पीड हुई, 20 की, 30 हुई। टेन हम्म। परसेंट ही दबा रखा हमने। हम्म। ठीक है, हम्म। हमें 20% अगर हम और दबाएंगे तो हम्म। इंजन ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो हम्म। स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। हाँ, बोल सकता है। जितना भाई, ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन बढ़ेगा। वही तो यही मैं बोल बता रहा रहा था हूँ। पहले मैं। वही तो बात है, वही तो हमने यहाँ पे समझा है। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। हाँ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ से डिराइव, मेन मेन लॉ यही है, इसी से तुम पहला निकाल सकते हो, इसी से तीसरा निकाल सकते हो। आई होप यू हैड क्लैरिटी नाउ। समझ गई? मैं तुमको 30 क्वेश्चन बना के देता हूँ इस पे। तुम फिर देखना तुम्हारा क्या नॉलेज बढ़ेगा इस पे। इसी इसी 4 पेजेस पे तुम्हें 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के बना के दूंगा, यूपीएससी ने जो पूछे मल्टीपल एग्जाम्स में, देश के अंदर जितने भी एग्जाम हुए, उनको तुम लोग याद करना। तुमको वही क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, उससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। अबे और क्या चाहिए यार, बच्चे की जान लोगे, इतना आसान बना रहा हूँ तुम्हारे लिए पेपर को। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। रविकांत, मैथ वाले लेक्चर में पूछो अगर कोई डाउट बचा है तो, समय समाप्त हो गया। ठीक है, चलो, मिलता हूँ। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, देन रीअसेंबल इन मैथ्स का क्लास। आज मेंसुरेशन भी चालू कराने। ठीक है बच्चों, इसका रिवीजन कर लेना, टेस्ट भाई कर लेना, अपने कल तक का टाइम दे दिया है। एंड आई सी यू टुमारो। सर और ओसवाई का। संडे तक रुक जा, दे दूंगा। संडे तक पक्की बात। यस। चलो, आई सी यू गाइस, टेक केयर।